इकोनॉमिक प्राइवेट इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्यूरिंग टू प्राइवेट सेक्टर, ठीक ना। तो इसमें क्या है, प्राइवेट सेक्टर से हम कैसे जो है ना इनकम प्राप्त करते हैं, कैसे कैसे ये करते हैं, ठीक ना। इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट प्लस करेंट ट्रांसफर ऑफ गवर्नमेंट, करेंट ट्रांसफर फॉर गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट का, ठीक ना। इसके बाद आ जाएंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड NFIA माइनस प्राइवेट इनकम। ये GBA क्या हो जाएगा, ग्रॉस वैल्यू एडेड टैक्स। किसी देश की अर्थव्यवस्था में सभी क्षेत्रों द्वारा किया गया कुल अंतिम वस्तुएं और सेवाओं के उत्पादन का मौद्रिक मूल्य, जो वित्तीय वर्ष में 2015-16 में GBA की अवधारणा प्रारंभ की गई। GBA की गणना का आधार वर्ष 2011-12 है, इसका 2011-12 इसका GBA का आधार वर्ष माना गया, ठीक ना। इधर फिर आके 2020-21 ये माना गया, इसका 2020 और 2021 माना गया, ठीक ना। ये प्राइवेट इनकम क्या है, फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट, आपको बताया ही था मैं, FC फैक्टर कॉस्ट। उसमें क्या हो जाएगा आपको, फैक्टर कॉस्ट में क्या हो जाएगा, जो वस्तु हम बनाते हैं, जो उसमें इन्वेस्ट करते हैं, जो पैसा लगता है, वो फैक्टर कॉस्ट हो जाता है। फैक्टर इनकम क्या है, जो इनकम उससे जो प्राप्त हो जाता है, ठीक ना, फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्यूरिंग टू एक्यूरिंग टू, ये हो गया एक्यूरिंग टू प्राइवेट फैक्टर प्लस नेशनल डेब्ट इंटरेस्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड प्लस करेंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट प्लस अदर नेट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। NSO GBA के लिए तिमाही और वार्षिक दोनों भुगतान प्रदान करता है। अगर कोई कंपनी 20 रुपए में कोई ब्रेड पैकेट बेचती है और बनाने में 15 रुपए लगता है, तो उसे कच्चा माल के रूप में प्रयोग होता है, उसे हम क्या GBA द्वारा संग्रहण माना जाता है, ठीक ना। उसके बाद आइए आगे क्या देखते हैं, आगे क्या है, आगे है GBA द्वारा ये बताया जाता है कि इनपुट कॉस्ट को माल और दाम बनाने में कितने रुपए वस्तुओं में लगा, प्रोडक्शन ऑफ इंटरप्राइजेज, वैल्यू ऑफ आउटपुट, कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ एडेड टैक्स। वैल्यू ऑफ एडेड टैक्स RS जो है ना, पहला क्या हो जाएगा, फार्मर 600 रुपए, जैसे कोई फार्मर है 600 रुपए ये करता है, फार्मर कोई है, फार्मर 600 रुपए, ठीक ना, उनकी इनकम क्या है 600 रुपए है वो, ठीक ना। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है उनका, वैल्यू ऑफ आउटपुट 600 रुपए हो जाएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक ना, ये हो गया आपको। उसके बाद आ जाइए कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या हो जाएगा 200 रुपए, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट ये 200 हो गया और ये 600 हो गया, ये 600 भी हो गया, ये 200 हो गया, 600 हो गया, 200 हो गया। इसके बाद 400 क्या हो जाएगा, वैल्यू एडेड टैक्स हो जाएगा, 400 वैल्यू एडेड टैक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद फ्लोर मिल 800 रुपए हो जाएगा, ये वैल्यू ऑफ आउटपुट हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट 600 हो जाएगा, वैल्यू ऑफ एडेड 200 हो जाएगा। फिर इसमें बेकर हो जाएगा आपको 1000, इसमें हो जाएगा आपको इंटरमीडिएट गुड्स में 800 रुपए, वैल्यू एडेड में 200 हो जाएगा। फिर शॉपकीपर हो जाएगा 1200 रुपए, इसका क्या होगा, वैल्यू आउटपुट हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, कंजम्पशन क्या होगा 1000 रुपीज, एडेड टैक्स क्या होगा, वैल्यू एडेड इसमें 200, तो इसका टोटल 36, 600, 800, 600, फिर ये 800 हो गया, 600 800 हो गया ना आपका, 1000 हो गया, इसमें 1000 हो गया, फिर इसमें क्या हो गया आपको 1200 हो गया, तो ये टोटल आपको 3600 रुपया हो जाएगा, ठीक ना। जोड़िएगा ना तो 3600 रुपया आएगा टोटल। इसमें गुड्स इंटरमीडिएट कंजम्पशन में क्या हो जाएगा, ये 200 आ गया आपको, ये 200 आ गया, ठीक ना। उसके बाद 600, आइए प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइजेज के बारे में मैं बता रहा था आपको, तो ये 800 हो गया, ये 1000 रुपीज हो गया, ठीक ना। इसको जब आप पूरा ऐड कीजिएगा तो ये 2600 जो है ना, 2600 रुपीज ये आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा ये। उसके बाद जो है ना वैल्यू एडेड टैक्स में क्या होगा, फिर 400 हो जाएगा आपको, ये 400 इसका हो गया, और फ्लोर मिल हो गया ना इसका 200 हो गया,
200, फिर ये 200 हो जाएगा आपको बैकर का, ठीक ना, और फिर शॉपकीपर का जो है ना 200 हो जाएगा, 200 और 2 4 6 4 10, हाँ ये हो गया 1000 का, ये भी हो गया 1000 रुपीज हो गया। तो आपको क्या हो जाएगा, ये 1000 रुपीज हो जाएगा, ठीक ना, ये 2600 हो जाएगा, ये 3600 हो जाएगा, ठीक ना। ये टोटल वैल्यू हो जाएगा इसका जीबीए का, ठीक ना। इस तरह आप लोग जीबीए निकालना सीख गए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। अब आइए, जीडीपी में सब्सिडी और टैक्स निकालने के बाद जो आंकड़ा मिलता है वो जीबीए होता है, ठीक ना। जीबीए बराबर जीडीपी प्लस सब्सिडी माइनस उत्पादों पर कर, जीबीए बराबर जीडीपी प्लस सब्सिडी, जीडीपी प्लस सब्सिडी, ठीक है ना, माइनस क्या होगा, उत्पादों पर कर। जो हम प्रोडक्शन जो आपको क्या करते हैं, जो निकालते हैं ना, मतलब प्रोडक्शन जो हमारे पास आता है उस पर टैक्स लग जाता है, ठीक ना। प्रोडक्शन पे इसको हिंदी में लिख देना, उत्पादों पर कर, उत्पादों पर कर, मतलब इस पर टैक्स लगता है, ठीक ना, टैक्स लगता है, टैक्स लगता है, ठीक। आप लोग यहां तक समझ गए। अब आइए इसके क्या है, जीबीए मार्केट प्राइस क्या है, जीबीए मार्केट प्राइस बेसिक प्राइस प्लस नेट प्रोडक्ट टैक्सेस, ये 8 व्यापक श्रेणियों में क्षेत्रीय वर्गीकरण डेटा प्रदान करता है, ठीक ना। और क्या है, व्यवस्था को उपलब्ध कराई गई वस्तु और सेवाओं दोनों शामिल है, वस्तु और सेवा, वस्तु एवं सेवा, ये प्रोडक्ट हो गया, आई गुड सर्विस, वस्तु गुड सर्विस एंड टैक्स, ठीक ना, वस्तु सेवा कर, वस्तु सेवा कर, ये चीज आ गया आपको। आइए क्या है, कृषि वानिकी और मत्स्य पालन, जैसे कहीं पे कोई चीज पाला जाता है वहां लगता है खनन का उत्खनन, विनिर्माण, रिकंस्ट्रक्शन, ठीक ना, बिजली गैस पानी की आपूर्ति और अन्य जन उपयोगी सेवाएं जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, जल हो गया, ठीक ना, गैस हो गया, गैस जो हम खाना बनाते हैं वही गैस हो गया भाई, दूसरा क्या है, व्यापार, ठीक ना। छठा में आ जाइए, होटल, परिवहन, ट्रांसपोर्ट, संचार और प्रसारण, टेलीकॉम एंड कम्युनिकेशन, ठीक ना, और प्रसारण से संबंधित सेवाएं, जो आपको जो सेवा प्रदान की जाती है, ठीक ना। अब आ जाइए वित्तीय में क्या होगा, रियल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाएं हैं। आठवां में लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएं, ठीक ना, डिफरेंस आ जाएगी आपको, ये सब चीजें आपको हो गई ना। जीबी और जीबीए में अंतर क्या है, ये मुख्य अंतर है, जीडीपी से संबंधित अनुमान लगाती है। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की वास्तविक जीडीपी विकास दर 11% रही होगी तथा सांकेतिक जीडीपी विकास 15.4% रही होगी, जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वाधिक होगी। लेकिन ये ऐसा हुआ नहीं, चूंकि अभी मार्केट बहुत डाउन चल रहा है, ठीक ना। ये एक अनुमान लगाया गया था जो हुआ नहीं, जो अभी आपको 6.57% यही आपका जीडीपी रहा होगा मेरे ख्याल से, ठीक ना। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यान्वयन ये जो है ना, वो तो पढ़ाए ना आपको, सब बता चुके हैं, ठीक ना। आपको ये चीजें ये बता चुके हैं। अब आइए आगे देखते हैं हम लोग, ठीक ना। आगे क्या है, आगे आइए, अर्थव्यवस्था की दुनिया में टॉप 10 देश क्या है, टॉप 10 देश क्या हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा। इसका 2019 में जीडीपी 1522 लाख करोड़ रुपए था, रैंक 1 था अमेरिका का, ठीक ना। अमेरिका पे कर्ज भी ज्यादा है, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसमें कैसे कैसे काम करती है ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, कैसे है, वर्ल्ड बैंक है, ठीक ना। वर्ल्ड बैंक का क्या है नहीं है, ठीक ना। दूसरा में जापान आ जाइए आप, चीन आ जाइए, अमेरिका के बाद चीन आ जाइए, 1004 है, ठीक ना। जापान का 365 है, जर्मनी का 284 है, भारत का 209 है। हम 1 2 3 4 हम लोग 5वें नंबर पे आ रहे हैं, ठीक ना, 5वें नंबर पे अभी हैं, ठीक ना। 5वें नंबर पे भारत का ही है, उस हमारे बाद ब्रिटेन है, फ्रांस है, इटली है, ब्राजील है, ब्राजील का 141 है, कनाडा का 131 है, ठीक ना। भारत का 209 है, ब्रिटेन का 201 है, फ्रांस का 192 है, शायद 192 ही है, और ब्राजील का 141 है, कनाडा का 131 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में आ गया जीडीपी के आंकड़े। पॉपुलेशन रिव्यू के मुताबिक क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर सबसे ज्यादा क्या है, अंतरराष्ट्रीय विनिमय का क्या है, एक सिद्धांत है, इंटरनेशनल एक्सचेंज रेट,
इंटरनेशनल एक्सचेंज, देखिए दो देश के बीच वस्तु सेवा की कीमत में मौजूद अंतर जो आता है ना, जो और एक्सचेंज होता है, जैसे पहले जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी क्या है, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन में जिस तरह सिविलाइजेशन में विनिमय जो है ना, एक्सचेंज होता था, इनका एक वस्तुओं का सेवा में आदान प्रदान होता था, जैसे उसकी सेवा की जरूरत की जो चीज है दूसरा कोई ले लेगा, दूसरे का तीसरा ले लेगा, तीसरा का चौथा करके एक विनिमय। आज वही सेम टू सेम हो गया है हमारे ग्लोबलाइजेशन में। क्या हो गया ग्लोबलाइजेशन में, जैसे हम एक दूसरे देश से जो है ना, वहाँ जैसे बीपीओ जो हमारी है, वहाँ की बाहर की कंपनी यहाँ आई, हम बीपीओ में काम कर रहे हैं, हमारा क्या कर रहा है, वो पैसा दे रहा है, सैलरी दे रहा है, ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक ना। पीपी के माध्यम से क्या पता लगाया जाता है, दो देश के बीच मुद्रा की क्रय शक्ति में कितना अंतर या फिर समता कितना मौजूद है, दोनों का क्या है डिसबैलेंस कितना है और बैलेंस कितना है, इक्वलिटी कितनी है, अनइक्वलिटी कितनी है, पीपी द्वारा मुद्रा विनिमय दर में तय किया जाता है, ठीक ना। परचेजिंग पावर पीपीटी, ठीक ना, में जो परचेजिंग पावर पैरिटी थी, ट्रिपल पी, परचेजिंग पावर पैरिटी, इसमें क्या है पता है आपको, इसमें हाइपोथेसिस स्टेट दैट द एक्सचेंज रेट बिटवीन टू कंट्रीज करेंसीज इक्वल द रेशियो ऑफ द परचेजिंग पावर एज मेजर्ड ए नेशनल प्राइस लेवल, नेशनल एनपीएस, नेशनल प्राइस लेवल, एनपीएस, नेशनल प्राइस लेवल, जो आपको नेट प्रोडक्ट सिस्टम भी कर दीजिए नेशनल, ये सब चीज जो है ना इकोनॉमिक में मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा, ठीक ना। अब आइए अब आगे क्या देखते हैं, आपको इकोनॉमिक में अब आ जाइए, एलपीजी देखा जाए, ठीक ना। एलपीजी मतलब क्या, आपको देखिए ये एलपीजी हो गया। एलपीजी से क्या होगा, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसका हिंदी होगा वैश्वीकरण, इसका हिंदी होगा उदारीकरण, इसका प्राइवेटाइजेशन, इसका होगा निजीकरण, यह 1990 से 1991 से ये एलपीजी का पूरा ये हो गया। उस टाइम में जो राव साहब, पहले भी बता चुका हूँ, राव साहब पीएम थे और मनमोहन साहब हमारे आरबीआई गवर्नर थे, काम उन्होंने बहुत अच्छा किया उस टाइम में। नहीं तो जो हमारी यूएस की जो बॉन्ड रखी गई थी ना, यहाँ पे जो आईएमएफ में जो बॉन्ड रखी जाती है, जो वहाँ पे हर देश की एक आरक्षित कोष, मुद्रा कोष के लिए जो एक संचित निधि जमा होती है, वहाँ पे उस देश के लिए जो, जैसे हम लोन लेते हैं तो उस टाइम में हम 7 बिलियन उस टाइम में हमें लोन मिला था। चलिए मैं आगे बताऊंगा, आ जाइए क्या देखते हैं। भारतीय अर्थशास्त्र एलपीजी का मतलब क्या है, भारतीय अर्थशास्त्र एलपीजी का मतलब उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण है। आर्थिक सुधार कार्यक्रम क्या है, व्हाट इज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, एलपीजी रिफॉर्म्स इन इंडिया। आर्थिक सुधार कार्यक्रम में उपाय बताइए, आर्थिक उदारीकरण क्यों हुआ पता है आप लोगों को, फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। आर्थिक सुधार कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिससे देश में चल रही औद्योगिक गतिविधियों पर लगाए गए अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष नियंत्रणों में धीमे धीमे कमी आ जाती है, ठीक ना। उद्योगों में, जो उद्योगों को स्वतंत्रता नहीं दी गई थी, जिसके चलते और हमारा उद्योग जो इंडस्ट्री है उस गिरते जा रहा था, ठीक ना। उद्योगों में स्वतंत्रता नहीं थी, इसके विस्तार हेतु इसका खुला वातावरण तैयार किया गया और इसको फ्री किया गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन को फ्री किया गया। जैसे कभी जो है ना, कोई जो आपको इंडस्ट्री लगानी पड़ती थी तो हमें लाइसेंस लेना पड़ता था, परमिट लेनी पड़ती थी, लाइसेंस को पहले परमिट बोला जाता था, ठीक ना, परमिट लेनी पड़ती थी, बाद में लाइसेंस का सिस्टम हुआ, बाद में जो है ना इसे फ्री किया गया। कोई भी कंपनी जैसे आप लगा रहे हैं कुछ भी ये चीजें, चलिए उदारीकरण में उद्योगों पर लगे मात्रात्मक प्रतिबंध सरकार द्वारा हटा लिया जाता है, अर्थात तो उद्योगों के विकास होने के लिए खुले अवसर प्रदान करते हैं। इस अंतर्गत सरकार द्वारा मूलतः विभिन्न नीतियों जो उद्योगों को नियंत्रित करती है, समय पर ऐसे सुधार किए जाते हैं जो उद्योग जगत के हित में है, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन के हित में। गवर्नमेंट जो है ना हित में जो है ना काम करती है। भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन,
इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? विश्व के अर्थव्यवस्था एक ऐसी मात्र अर्थव्यवस्था है जो एकीकृत करने के लिए लाया जाता है। यह वस्तुतः खुली अर्थव्यवस्था की विचारधारा पर आधारित है, जिसमें विश्व के विभिन्न देशों के मध्य व्यापारिक दृष्टिकोण से सार्वजनिक सीमाओं को कोई अधिक महत्व नहीं दिया जाता है। जो जैसे सीमा है ना, जैसे कोई कंपनी यहाँ आ जाती है, यहाँ वर्क करती है, वर्क करके चली जाती है, हम बाहर जाते हैं, बाहर से करके आते हैं, हमारा एक्सपोर्ट भी होता है, इंपोर्ट भी होता है, बाहर की एफडीआई आती, कंपनी खुलती है यहाँ की कंपनी बाहर, हम ट्रेड कॉमर्स करते हैं, यहाँ से हम माल भेजते भी, माल मंगवाते भी, एक्सपोर्ट करते, इंपोर्ट करते, ठीक ना। लेन देन स्वतंत्र से सीमित नियंत्रण के अधीन चलते रहते हैं, ठीक ना। विमुद्रीकरण के मूल उद्देश्य क्या है? विदेशी मुद्रा कोष में वृद्धि करने हेतु निवेशकों द्वारा विदेशी व्यापार को बढ़ावा देना। जो बाहर से आ रहे हैं यहाँ पे, बाहर की कंपनी है, ज्यादा यहाँ पे इन्वेस्ट करे, ज्यादा हमारी, उससे क्या होगा? हमें डॉलर आएगा, यहाँ डॉलर आएगा तो हमारा ऑटोमेटिक मार्केट ग्रो करेगा, मार्केट ग्रो करेगा तो फिर हमें पैसे का कोई दिक्कत नहीं होगी। विनिमय दरों में परिवर्तन को कम करना, जो एक्सचेंज है उसको कम कर देना, भुगतान संतुलन को ठीक करना, देश में औद्योगिक विकास में विदेशी निवेशकों को निवेश करना, उत्पादन में वृद्धि करना, ठीक ना। इतना सब चीज हो गया आपको। इसमें प्रोडक्शन में निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन क्या है? देश के निजी क्षेत्र में विकास आदि ध्यान दिया जाता है, ठीक ना। सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए आरक्षित क्षेत्रों के निजी क्षेत्र में खोला जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार द्वारा निवेश कार्यक्रम चलाया जाता है, ठीक ना। कोई सा भी जैसे कार्यक्रम चलाया जा रहा है, आर्थिक सुधार के प्रमुख कार्यक्रम चल रहे हैं, रिफॉर्म चल रहे हैं। जो 1991 में इसका एक जो था ना, जब हम 200 साल अंग्रेजों के अंदर हम गुलामी में रहे, ठीक ना। 200 साल तक अंग्रेज हमारे पे हुकूमत किए। ब्रिटिश जो थे ना, 200 साल तक इंडिया पे हुकूमत किए ब्रिटिश, ठीक ना। ब्रिटिश हुकूमत किया। उसके बाद 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, ठीक ना। और हम 1950 से लगे ये करने के, कब हम ये, हमारी उस टाइम में इंडस्ट्रियल जो है ना, औद्योगिक क्षेत्र काफी गिर चुका था, बहुत बुरी हालत हो गई थी। पब्लिक सेक्टर था, उसमें काम नहीं होता था, लेट लतीफी ज्यादा थी, कोई फाइल लेके जाइए। इसमें एक लाल फीता शाही भी वर्ड आएगा, मैं बताऊंगा इसमें, ठीक ना। आगे आप लोगों को ये चीज है। तो रुपए की परिवर्तनशीलता, आइए आप आगे चलते हैं। रुपए की परिवर्तनशीलता को कम करने से स्वतंत्र करना। पहले 1992-93 में 62% तथा 1993-94 में 98% परिवर्तनशील की अनुमति प्रदान करना होता है। ये अन्य कोई निर्यात और जन्मों से प्राप्त विदेशी मुद्रा को अधिकृत एजेंट से भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करा सकता है। वर्तमान में भारतीय रुपए चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय उधार नीति में अपनाई गई थी। इसका मतलब क्या होगा? ये जो अपनाई गई थी, इसका मतलब क्या है? आप लोगों को पता है कुछ? इसका क्या है? विदेशी व्यापार में सुधार करने के लिए। और जो यहाँ आ रहा है ना, तो WTO विश्व व्यापार संगठन जो था ना, उसमें उस टाइम में वचनबद्धताओं को पूरा करते हुए आयातों पर मात्रात्मक प्रतिबंध हटा दिया गया था। मैं आप लोगों से बोला नहीं, जब तक प्रतिबंध था यहाँ पे तब तक दिक्कत आती थी नहीं। तो औद्योगिक नीति में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या मात्र 3 थी। क्या थी? परमाणु ऊर्जा थी, रेल परिवहन, परमाणु ऊर्जा विभाग की अधिसूचना संख्या क्या थी? 50। इसका 50 ये है, ठीक ना। 212 ई 50-212 ई के तहत विहित उत्पाद है। उद्योगों की संख्या अब केवल 5 रह गई है। क्या है पता है आपको? टैक्स फ्री। अल्कोहल पे, शराब आदि, तंबाकू और उसके उत्पाद, सिगरेट आदि पे, इस पे भी टैक्स लगने लगा। पहले ये फ्री था, ठीक ना। इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस तथा रक्षा उपकरण पर, विस्फोटक सामग्री पर, खतरनाक रसायन पर। ये क्या है? ये कहीं आप ले जाते हैं तो इसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक ना। बिना लाइसेंस का ये काम नहीं हो सकता। पहले ये फ्री था, पहले इसके लाइसेंस वगैरह नहीं लगते थे। जब 1990-91 में जब ये हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ, ये चीज हुआ ना, उस टाइम में मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन से पूरा बताऊंगा कैसे 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 क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक ना। आइए फिर देखते हैं। एमआरटीसी अधिनियम एक अधिकार 1959 में अवरोधक व्यवहार अधिनियम संशोधन करके अब कंपनी द्वारा रखी जाने वाली संपत्तियों को इसी प्रकार फेरा को जो है ना, फेमा बनाया गया। फॉरिन एक्सचेंज रेगुलेशन को क्या किया गया बाद में? ये कब किया गया आप लोगों को? 1973 में ये आया, ठीक ना। 1999 में फेमा बनाया गया, फॉरिन एक्सचेंज मैनेजमेंट का, ये है ना, ये 1999 में किया गया था आपको। और ये जब मनमोहन राव कमेटी आई ना, जो, तो बहुत सारा उन लोगों ने बीपीओ एक जो है ना, भारत के लिए, इंडिया के लिए एक जो है ना, व्यापार का जो है ना, दरवाजा पूरा खोल दिया था। ये चीज है। विदेशी पूंजी को जो है ना, अनुमति दी गई कि भाई आओ हमारे यहाँ ट्रेड कॉमर्स करो, हमारे यहाँ बिजनेस करो। बहुत सारी वहाँ से कंपनियाँ आई,
हमें एक रोजगार का सृजन प्राप्त हुआ, अवसर, एक सृजन अवसर मतलब प्राप्त हुआ। यहाँ से बहुत सारे लोग, बेरोजगारी दूर हुई, यहाँ से इकोनॉमिक बहुत ज़्यादा। और मैं बताऊंगा कैसे कैसे $7 मिलियन जो है ना IMF से लिया गया, कैसे कैसे काम हुआ, क्या हुआ, आगे मैं सब डिस्क्रिप्शन बताऊंगा। चलिए चलते हैं, ब्लेस यू।